क्लासेज रतनपुरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गोधूली भाग 2 कक्षा 10 के लिए गोधूली जो हिंदी के रूप में है, हिंदी के गद्यखंड के जो तीसरा अध्याय भारत से हम क्या सीखे जो भाषण के रूप में है, जिसका लेखक मैक्स मुलर हैं। आज हम लोग भारत से हम क्या सीखे पाठ के जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो बिहार बोर्ड में बहुत ही आवश्यक नहीं अति आवश्यक है। इसलिए हम लोग भारत से हम क्या सीखें पाठ के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात जो ऑब्जेक्टिव हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो स्क्रीन पर पहले से मौजूद हैं। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हैं, तो इस प्रश्न का 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर और तीसरा ऑप्शन है अमरकांत और चौथा ऑप्शन है रसखान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्स मुलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्स मुलर। तो हम लोग जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उस कड़ी के दौर में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हेकल, दूसरा हरकस, तीसरा वारेन हेस्टिंग्स और चौथा ऑप्शन है विलियम जोन्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स को ही दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। भारत कहाँ बसता है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है दिल्ली के पास, दूसरा गाँवों में, तीसरा शहरों में, चौथा ऑप्शन है लोगों के मन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गाँवों में। भारत गाँव में बसता है। भारत से हम क्या सीखें पाठ के अनुसार से। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी और तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है छपरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मनी। मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर ने उपनिषदों काठ तथा कैन का किस भाषा से अनुवाद किया था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है जर्मन, दूसरा अरबी और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा छपरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मन। कहते हैं मैक्स मुलर ने उपनिषदों काठ तथा कैन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था काठ तथा कैन उपनिषद को। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 18 फरवरी 1916 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 19 सितंबर 1961 ईस्वी और तीसरा ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 6 दिसंबर 1907 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है कवि, दूसरा नाइट की उपाधि, तीसरा गायक और चौथा डॉक्टर। तो इस प्रश्न का उत्तर बतलाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन पहुंचे और आप ही के पास वीडियो जाएं। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो अगला प्रश्न देखने से पहले मैं इसका उत्तर बोल दूँ कि इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट की उपाधि। राइट विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वेदांतियों का वेदांती या वेदांतियों का भी वेदांती, दूसरा ऑप्शन है पंडित, तीसरा ज्ञानी और चौथा ऑप्शन है विद्वान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वेदांतियों का वेदांती अर्थात वेदांतियों का भी वेदांती। मैक्स मुलर ने स्वामी कहते हैं मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने कहा था
क्या कहा था, वेदांतियों का भी वेदांती। तो मेरे प्रिय पाठकगण, हम आपसे आशा करते हैं कि यह जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप कंठस्थ कर लें, ताकि बिहार बोर्ड में कक्षा 10 के लिए हिंदी में जो 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आपका एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं छूटे। क्योंकि भारत से हम क्या सीखे, पाठ से भी 1 या 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते ही रहते हैं। अगर आप लोग इसकी तैयारी नहीं कीजिएगा अभी से तो दिक्कत है। तो अगर आप लोग को इसका विस्तारित रूप से जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पर आप प्ले लिस्ट में जाके सिर्फ हिंदी नहीं, हिंदी, संस्कृत, मैथ सभी विषयों की पढ़ाई आप कर सकते हैं घर बैठे ही। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन है 1823, तीसरा ऑप्शन है 1824 और चौथा ऑप्शन है 1919 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1823 ईस्वी। मैक्स मुलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर का पिता का क्या नाम था? तो पहले ऑप्शन देने से पहले मैं बोल दूं कि मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर था, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक, दूसरा ऑप्शन है डेविड और तीसरा ऑप्शन है विलियम मुलर और चौथा ऑप्शन है फर्नांडिस मुलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विलियम मुलर। अगर आप लोग कहानी नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही उत्तर देने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप कहानी पढ़ लेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मेरे साथ आप बने रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? मैक्स मुलर में कहते हैं मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है जापान को, दूसरा श्रीलंका को, तीसरा भारत को और चौथा ऑप्शन है कनाडा को। और आप लोग कहानी नहीं भी पढ़े हैं तो अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक भी नहीं छूटेंगे। लेकिन कहानी पढ़िएगा तो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी बन जाएंगे। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए यह वीडियो पूरे देख लीजिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो मैं फिर बोलता हूँ बार बार, क्योंकि अगर आप लोग अभी चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल और भी बढ़े और आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो हम लाते रहें। तो अब इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत को। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को माना है मैक्स मुलर ने। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है लिपजिंग विश्वविद्यालय, दूसरा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और तीसरा लंदन विश्वविद्यालय और चौथा ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लिपजिंग विश्वविद्यालय। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन लिपजिंग विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा उर्दू और तीसरा ऑप्शन है जर्मन और चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मन भाषा में। हितोपदेश जो संस्कृत की एक कहानी है जिसका अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में करवाया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कठ और केन आदि, कठ और केन इस तरह से ढेर सारे उपनिषद की, जैसे कठ उपनिषद हैं, केन उपनिषद हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं उपनिषद की संख्या 108 है। तो उसमें से 2 उपनिषद और ढेर सारे वैसे उपनिषद का अनुवाद करवाए। लेकिन मूल रूप से कहानी में भारत से हम क्या सीखे, जो भाषण के रूप में कहानी है उसमें कठ और केन की चर्चा की गई है। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद कौन सी भाषा में मैक्स मुलर ने करवाया? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अंग्रेजी में, दूसरा ऑप्शन है उर्दू में और तीसरा ऑप्शन है जापानी में और चौथा ऑप्शन है जर्मन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जर्मन में। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस कड़ी के दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्स मुलर ने मानव संस्था का मूल स्रोत किसे कहा या किसे माना है? मैक्स मुलर ने मानव संस्था का मूल स्रोत किसे माना है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भौतिक ज्ञान को, दूसरा ऑप्शन है पश्चाताप सभ्यता के ज्ञान को और
पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, और तीसरा ऑप्शन है वैदिक तत्व ज्ञान को, और चौथा ऑप्शन है विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वैदिक तत्व ज्ञान को। मैक्स मुलर ने मानव संस्था का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है नाइट की उपाधि, दूसरा जनरल की उपाधि अर्थात पदवी, और तीसरा ऑप्शन है सर, चौथा ऑप्शन है किंग की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट की उपाधि को, नाइट की पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया था। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, भारत से हम क्या सीखे गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है? कहते हैं कि भारत से हम क्या सीखे जो गद्य के रूप में पाठ है जर्मन भाषा से हिंदी में किसने रूपांतरण किया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा ऑप्शन है गुणाकर मूले, तीसरा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, और चौथा ऑप्शन है भवानी शंकर त्रिवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भवानी शंकर त्रिवेदी। मैं बता दूं मेरे प्रिय पाठकगण, भारत से हम क्या सीखें जो पहले जर्मन भाषा में थे उसको हिंदी में रूपांतरण भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, विश्व में कौन ऐसा देश है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा चीन, और चौथा ऑप्शन है भारत। कहते विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सब कुछ से संपूर्ण और परिपूर्ण कहा है, कौन सा ऐसा देश है? तो ऐसा देश कौन सा है? तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है भारत। भारत को मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, निरिवंश विद्या का शब्दार्थ है, निरिवंश विद्या का शब्दार्थ है। इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है काव्य शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण शास्त्र, तीसरा ऑप्शन है प्राणी शास्त्र, और चौथा ऑप्शन है मानव शास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानव शास्त्र। निरिवंश विद्या का शब्दार्थ है मानव शास्त्र। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा अहम है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, और चौथा ऑप्शन है लैटिन। कहते हैं भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अर्थात भाषा के बारे में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा अहम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत भाषा अहम है, जो मैक्स मुलर अपने कहानी अर्थात जो भाषण के रूप में है भारत से हम क्या सीखे उसके द्वारा कहे। तो अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा? मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ग्रीक को, दूसरा ऑप्शन है लैटिन को, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत को, और चौथा ऑप्शन है फारसी को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत को। संस्कृत को मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, भारत का प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत का प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मगही, दूसरा प्राकृत, तीसरा संस्कृत, और चौथा हिंदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत भाषा जो भारत की प्राचीनतम भाषा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है अर्थात भारत को कैसे व्यक्ति चाहिए जानने के लिए? तो पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स के जैसे, दूसरा ऑप्शन है सर विलियम जोन्स के जैसे, तीसरा ऑप्शन है संत पाल के जैसे, और चौथा ऑप्शन है जनरल कनिंघम के जैसे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सर विलियम जोन्स के जैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1000, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन है 3000, और चौथा ऑप्शन है 4000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 3000। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग 3000 काल तक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है, निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, दूसरा है प्राणी विज्ञान से, तीसरा ऑप्शन है मानव विज्ञान से, और चौथा
ऑप्शन है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मानव विज्ञान से। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। वारेन हेस्टिंग्स था। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है फारस का राजा, दूसरा भारत का गवर्नर जनरल, और तीसरा ऑप्शन है महान दार्शनिक, और चौथा ऑप्शन है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बतलाने से पहले मैं बोल दूं कि अगर अभी आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सोचेंगे अंतिम में सब्सक्राइब कर दें, नहीं होता है, भूल जाते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग एक एक सब्सक्राइब ऐसे करते जाएंगे तो मेरा मनोबल बढ़ते जाएंगे और हम ऐसे ही यूट्यूब पर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का सही उत्तर ढूंढते हैं कौन है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स पहले कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है एक धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा ऑप्शन है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, और तीसरा ऑप्शन है एक देवता है, और चौथा ऑप्शन है चांदी का सिक्का है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का था, जिसको दारिस कहा जाता था। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है इटली से, दूसरा ऑप्शन है स्पेन से, तीसरा ऑप्शन है भारत से, और चौथा ऑप्शन है यूनान से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूनान से। प्लेटो का संबंध किस देश से था? यूनान से संबंध था। अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 7वीं 8वीं सदी, दूसरा ऑप्शन है 10वीं 11वीं सदी, और तीसरा ऑप्शन है 4वीं 5वीं सदी, और चौथा ऑप्शन है 5वीं 6वीं सदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 10वीं 11वीं सदी, 10वीं और 11वीं सदी। तो एक मैं बात कहना भूल ही गया, अगर आपको पूछें कि हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं, अर्थात तो आप बोलिएगा कि प्रथम कवि, आप ध्यान से सुनिए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो ये भी एक प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। और एक हिंदी की प्रथम कवियत्री कौन है, इस पे आता है। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को माने जाते हैं, और हिंदी के प्रथम कवियत्री मीराबाई को माने जाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है मंगोल, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है मुल्तान, और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। मुंडा किस देश की जनजाति है? भारत की जनजाति है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिला है, या किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है? मेरे प्रिय पाठकगण, में और मिलता है एक ही लाइन में लिखा गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि थोड़ी त्रुटि है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है एग्निस, दूसरा ऑप्शन है आग्निस, तीसरा ऑप्शन है इग्निस, और चौथा ऑप्शन है ओग्निस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इग्निस। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन भाषा में इग्निस के रूप में मिलता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है 1957 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1750 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1790 ईस्वी में, और चौथा ऑप्शन है 1783 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1783 ईस्वी में। तो धीरे धीरे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस कड़ी के दौर में आगे बढ़ते हैं जो अगला प्रश्न इस प्रकार है। भारत से हम क्या सीखे पाठ में सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सिकंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है भारत के वीरों के लिए, दूसरा ऑप्शन है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, तीसरा ऑप्शन है यूरोप के वीरों के लिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर शब्द का जो विशेषण के रूप में है, यह शब्द प्रयोग हुए हैं युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। प्रयत्न मानव का अर्थ है। प्रयत्न मानव का अर्थ है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है लघु मानव, दूसरा ऑप्शन है महामानव, और तीसरा ऑप्शन है प्राचीन मानव, और चौथा ऑप्शन है निर्धन मानव।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्राचीन मानव। तो हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न के इस कड़ी को दौर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं जो इस प्रकार है। हरकस थे, तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वनस्पति वैज्ञानिक, दूसरा ऑप्शन है भूगर्भ शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है प्राचीन शास्त्र और चौथा ऑप्शन है पुरातत्वविद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वनस्पति वैज्ञानिक। हरकस थे वनस्पति वैज्ञानिक। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है, अर्थात किसने कहा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है स्वामी सहजानंद, दूसरा ऑप्शन है स्वामी वल्लभाचार्य अर्थात स्वामी वल्लभ आचार्य और तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने मैक्समुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कालिदास रचित मेघदूतम का पद अनुवाद किसने किया है? कालिदास रचित मेघदूतम का अनुवाद किसने किया है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है रविन्द्रनाथ ठाकुर, दूसरा ऑप्शन है स्वामी विठलनाथ, तीसरा ऑप्शन है कालिदास और चौथा ऑप्शन है मैक्समुलर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैक्समुलर। कालिदास रचित मेघदूतम का पद अनुवाद मैक्समुलर ने किया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स को, दूसरा ऑप्शन है विलियम मुलर को और तीसरा ऑप्शन है मैक्समुलर को और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स को। तो अगला प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार है। कौन प्राचीनतम भाषा है? कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है हिंदी, दूसरा ऑप्शन है मराठी और तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है उर्दू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संस्कृत। कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत है। इस तरह से भारत से हम क्या सीखे पाठ जो का भाषण के रूप में है, इस पाठ की जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न थी सभी सब खत्म होती हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।